दोस्तों नमस्कार। इतिहास गवाह है कि जब भी पावरफुल लोगों के हाथ में सत्ता आती है तो दुनिया में हड़कंप मचता है। आप चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात देखें, वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से अलग अलग जगह पे दुनिया में हंगामा हुआ, आप उसकी स्टडी करें या आजकल जो दुनिया में हो रहा है आप उसको समझें। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के सत्ताधीश बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, तब से आप देख रहे हैं दुनिया में हर रोज कहीं ना कोई हलचल हो रही है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है। उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। ये आज की बात नहीं है। जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इफ दे डोंट शेप अप आई वुड विड्रॉ फ्रॉम द WTO। ट्रंप, ये उन्होंने तब कहा था जब वो पहली बार सत्ता में आए थे और जब ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेकर, टैरिफ बढ़ाने को लेकर दुनिया के लोग जब पहुंचे WTO में, तो ट्रंप ने ये कहा कि मेरा देश कैसे चलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, WTO डिसाइड नहीं करेगा। अब WTO की क्या जरूरत थी, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। सन 2000 से पहले डंकल ड्राफ्ट 1994 में जब साइन हुआ, नेगोशिएट हुआ, 95 में जब फाइनल हुआ, उस स्थिति में तब ये था कि हर देश अपने हिसाब से कानून बनाता था। कभी ट्रेड में अनसर्टेनिटी रहती थी, सत्ताएं बदलती थी तो कानून बदल जाते थे। पूरी दुनिया में कहीं ना कुछ अव्यवस्था रहती थी। व्यापारिक दृष्टि से दुनिया को सही करने के लिए एक कानून बनाया गया और एक संस्था बनाई गई जिसको WTO बोला गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका मूल सिद्धांत ये था कि वी शुड मेक प्रिडिक्टेबल एंड फेयर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। प्रिडिक्टेबल मतलब कि अगर आप कोई भी कानून बना रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, आधार होना चाहिए। आप वो बाकी मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे और फिर वो कंट्रीज अगर उनके ऐतराज होंगे वो बताएंगे। या तो आप उनको बताइए कि ये कानून सही क्यों है, या आप उनके ऐतराजों को कानून के हिसाब से मॉडिफाई करके उनके ऐतराजों को एड्रेस भी करिए, ताकि किसी भी तरह की कोई डिसरप्शन ना हो, लोग आपकी जरूरत के हिसाब से भी तैयार हो और अगर आपके कानून में कोई खामी है तो उसमें सुधार भी किया जा सके। फेयर इसलिए था क्योंकि सबको पता था कि क्या होना है, किसके साथ क्या होना है, कितना टैरिफ लगना है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, ये सब चीजें एडवांस में पता थी। इसलिए प्रिडिक्टेबल एंड फेयर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के नाम से WTO को जाना गया। ये बात अलग है कि बहुत सारी खामियां हुई, जिस तरह से सब्सिडी को मिसयूज किया गया ट्रेड में, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो घोषणाएं करी हैं उससे वर्चुअली WTO का अस्तित्व ही खत्म हो गया। और क्या क्या घटनाक्रम हुआ है WTO में, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करीब 5-6 स्लाइड्स हैं और बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए हैं कि किस तरह से एक आदमी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था को वर्चुअली डिफंक्ट बना सकता है। ये हमें समझना होगा। इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग जानकारी हम आप तक लेके आए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी और चैनल में आपको इस तरह का एनालिसिस मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अंडरमाइनिंग WTO रूल्स। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने हिसाब से कहा कि भाई मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, जो देश हमारे पे टैरिफ लगाएगा उन पे मैं उतना लगाऊंगा। अब ये हर देश के लिए अलग अलग होगा। पहले क्या होता था WTO में कि अगर आपने कोई टैरिफ लगाया तो हर देश के लिए वो बराबर माना जाता था। एक सिस्टम था जिसको कहा जाता है फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग कंट्रीज। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, चाइनीज गुड्स पे, स्टील्स पे, बाकी कंट्रीज पे, यूरोपियन पे अपने हिसाब से टैरिफ लगाए और अब तो पूरी दुनिया पे लगाए, जो WTO ऑब्लिगेशंस के विपरीत है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि WTO में जो कमिटमेंट्स थे अमेरिका के, उन्होंने उसको बाईपास कर दिया कि हम आपकी नहीं सुनेंगे। बाय इम्पोजिंग यूनिलैटरल एंड साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी एज ए रीजन, उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को हम उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, क्योंकि WTO में ये प्रोविजन है कि अगर आपका राष्ट्र खतरे में है तो आप ट्रेड लॉज को बाईपास कर सकते हैं। ट्रंप चैलेंजेस द WTO's एबिलिटी टू रेगुलेट ट्रेड डिस्प्यूट्स। उन्होंने कहा कि आप होते कौन है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट जो अमेरिका की तरफ से आया वो ये
कि जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ये कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि जब ये मैटर डब्ल्यूटीओ में गया तो वहां पे ओपिनियन आई कि आप हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी कह के अपने हिसाब से ट्रेड डिसरप्ट नहीं कर सकते। अमेरिका का ये कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी कौन डिसाइड करेगा, आप करेंगे या हम करेंगे। डब्ल्यूटीओ कौन होता है बताने वाला कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब ये बड़ा पेचीदा सवाल है और इस पे आप आर्ग्यूमेंट किस आधार पे करेंगे, ये अपने आप एक चैलेंज हो जाता है। एनकरेजिंग रिटेलिएशन एंड ट्रेड वॉर। अब हो क्या रहा है कि जिस तरह से ट्रंप ने अपने हिसाब से टैरिफ बना दिए तो बदले में क्या हुआ, दूसरे देशों ने टैरिफ लगा दिए। आपने किसी और चीज पे लगाए, यूरोप ने लगाए, कनाडा ने लगाए, चाइना ने लगाए, बाकी देश भी टैरिफ लगाने की तैयारी में है। अब सवाल इस बात का है कि जब टैरिफ का झगड़ा खत्म करने के लिए डब्ल्यूटीओ बनाया था, आपने पुराना वही झगड़ा जो 30 साल पहले रिजॉल्व किया गया था, आपने उसको दोबारा शुरू कर दिया। कुल मिला के होगा क्या, एक हिसाब से इट विल बी ट्रेड वॉर। अब भारत चाहेगा कि अमेरिका से खरीदना है या नहीं खरीदना है, अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आएगा हम उस पर 20% लगाएंगे, हम रशिया से खरीदेंगे उसमें 5% लगाएंगे। अब इस तरह की जो हरकतें होंगी, अब उसको कौन रोकेगा। आज तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे पावरफुल कंट्री है, तो खुल के कोई बोल नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे अगर इस पर असर हुआ, पूरी दुनिया में जो ट्रेड डिसरप्शन हुआ, तो आज आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस कंट्री में कौन सा ट्रेड कर रहे हैं, किस कंट्री में क्या क्वालिटी नॉर्म्स है, क्योंकि अब हर कंट्री अपने हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि दिस क्रिएट्स ए डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक के बाद दूसरा एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी। स्टार्टेड इग्नोरिंग डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड इंस्टेड दैट मेक्स देयर ओन हैंड्स। कहने का मतलब ये है कि अब मेरे को अगर किसी कंट्री से डिस्प्यूट है तो मैं डब्ल्यूटीओ के पास जाऊंगा ही नहीं, मैं तो कह दूंगा मैंने डिसाइड ले लिया। अब सवाल इस बात का है कि अब डब्ल्यूटीओ मेरे को कैसे क्वेश्चन करेगा, आपने अमेरिका को तो किया नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप से तो आपने कुछ पूछा नहीं, भारत को आप कैसे पूछ सकते हैं। इस तरह के सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई जो अमेरिका ने करी, और ये बहुत लंबी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। अगर आज आपका डिस्प्यूट होता है तो आप डब्ल्यूटीओ में जाते हैं एज ए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आपको वहां पे जजेस चाहिए। तो अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस फॉर डब्ल्यूटीओ एपेलेट बॉडी। अब पैसा लगता है वहां पे, लोगों को अपॉइंट करना है, कोई तो अप्रूवल देगा, खर्चा डब्ल्यूटीओ का उठाने के लिए कोई तो चाहिए। उसकी एक कमेटी है जिसमें अमेरिका एक इंपॉर्टेंट सदस्य है। अमेरिका ने नए अपॉइंटमेंट्स पे ही रोक लगा दी कि हम जज अपॉइंट ही नहीं करने देंगे। तो जब कोर्ट्स में जजेस ही नहीं होंगे तो केस फाइल करके आप करोगे क्या। तो स्थिति ये हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन था, लाइक ए सुप्रीम कोर्ट फॉर ट्रेड disputes without judges, WTO cannot properly resolve conflicts, effectively crippled its ability enforcing its rules. अब कानून का उल्लंघन है तो कौन बताएगा, एपेलेट बॉडी, वहां जज ही नहीं है, और ट्रंप साहब कहते हैं अपॉइंटमेंट ही नहीं करेंगे। तो हालत क्या है, अब देखिए आज की तारीख में डब्ल्यूटीओ बॉडी के अंदर कोई भी जज नहीं है, क्योंकि जो आखिरी मेंबर थे वो 30 नवंबर 2020 को रिटायर हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले 4.5 साल से डब्ल्यूटीओ में कोई केस रेजोल्यूशन में नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि आप जो मर्जी करो, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करेगा तो करने दो, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप जो मर्जी करिए। और रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कोई जज है ही नहीं, अपॉइंट ही नहीं किया। इसीलिए अगर आज ट्रंप ने यह फैसला लिया है तो उनको पता है कि डब्ल्यूटीओ के अपीलेट बॉडी में कोई जाएगा तो मिलेगा क्या, वहां तो सुनवाई नहीं होगी क्योंकि जज ही नहीं है। और जज अपॉइंट करने का अधिकार किसका है, उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। तो जब हम अपॉइंट कर ही नहीं रहे हैं तो हमारे खिलाफ जाएगा कौन, और चले भी गए तो फैसला कौन देगा। तो बड़ी विचित्र स्थिति ये हो गई है कि अगर आपको डब्ल्यूटीओ में शिकायत करनी है, आप करिए ना, किसने मना किया, हम तो मना नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया को पता है कि कुछ होना नहीं, इसलिए पूरी दुनिया चुपचाप बैठी है। अब होगा क्या, जब मल्टीलैटरल नहीं है तो बाइलेटरल बात करेंगे। अब ट्रंप साहब कहेंगे अगर मोदी साहब को बुलाएंगे, आ जाओ यार मिलके बात करते हैं, इसलिए वो पुतिन से डायरेक्ट बात करेंगे, दूसरे देशों से डायरेक्ट बात करेंगे। एज ए बिजनेसमैन उनको नेगोशिएट करने में मजा आता है, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई ये पूरी जो अप्रोच है
जो बायलैटरल ट्रेड डील्स है, वन ऑन वन नेगोशिएशन रादर देन मल्टीलैटरल, ये उनको सूट करती है। नीड के हिसाब से वो बार्गेन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से यूक्रेन के लिए उन्होंने दबाव डाला कि रेयर अर्थ एग्रीमेंट पे आप साइन करिए। अब ये मल्टीलैटरल होता तो कानून होते, बायलैटरल में उन्होंने अपनी तरफ से एग्रीमेंट बनाया और दे दिया यूक्रेन को। अब यूक्रेन कहता है हम कैसे साइन करें। If more countries follow this approach, the WTO's role as a global trade regulator will finish and इसका जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा। और जब इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, ना आप मल्टीलैटरल नेगोशिएशन कर पा रहे हैं, ना आप एपेलेट बॉडी चला पा रहे हैं, तो फिर WTO की इफेक्टिवनेस क्या रही? तो ऑलमोस्ट खत्म। By ignoring WTO rules and undermining its mechanisms, including dispute resolution, जो मैंने बताया आपको, Trump sends a message that big economies can do whatever they want. जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको जो करना है कर लो, हमें जो करना है वो हम करेंगे। ये स्थिति आज दुनिया की हो गई है। It's enough that companies stop following WTO rules and organization will collapse due to irrelevance. जब कोई सुनवाई नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, तो उस पे फिर WTO का रेलेवेंस रहेगा क्या? क्यों कोई जाएगा? लेकिन इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है? जब आप इतने सारे कंफ्यूजन में हैं, अपने अपने लेवल पे नेगोशिएट कर रहे हैं, तो जहां पे एक फेयर कंपटीशन था, हर जो प्लेयर था वो रूल के हिसाब से खेल रहा था, ट्रेड कर रहा था, अब हर आदमी अपने हिसाब से करेगा, तो मतलब डिसरप्शंस होगा। आज माल आएगा, नहीं आएगा, कल का पता नहीं, कल को क्या नया कानून आएगा, किसी को कुछ नहीं पता, तो होगा क्या? रिस्क बढ़ेगा, और जब रिस्क बढ़ता है तो जो कंज्यूमर्स हैं अल्टीमेटली उनके ऊपर बोझ पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप को रिस्क कवर करके चलूंगा, इंश्योरेंस करके चलूंगा, बाकी चीजों का ध्यान रखूंगा, खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं वहां जाके क्या होने वाला है। इसीलिए जब कंपनियां अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगी तो वो कहाँ रखेंगी? खुद तो अपने पास रखेंगी नहीं, जेब से देंगी नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? द कंपनीज विल पास देयर कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स, विल मेक प्रोडक्ट एक्सपेंसिव। उसके अलावा चलिए ये तो है, तब सब माल पहुंचा, जब सप्लाई चेन ये डिसरप्ट हो गया। आज आपने कह दिया कि हम आपसे सप्लाई नहीं लेते, कल को मान लीजिए आपने किसी शिपिंग लाइन पे सैंक्शन लगा दिए और उसको रास्ते में रोकना पड़ा, तो जो माल लोडेड था वो आपने कर दिया। पेमेंट गेटवेज पे आपने रोक लगा दिए, किसी और तरह के कानून बदल दिए, एनवायरमेंटल लॉज बदल दिए, कुछ भी आप कर रहे हैं और दुनिया को नहीं बता रहे हैं, तो ट्रेड डिसरप्शन होगा। तो यही होगा कि जो सप्लाई चेन है उनमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर ग्लोबल स्लो डाउन, जब आप रफ्तार से आगे बढ़ना चाह रहे थे, अब हर कदम पे अगर आपके पास स्पीड ब्रेकर है, तो ओवरऑल स्लो डाउन तो आएगा ही। एंड ओवरऑल जो मैकेनिज्म बनाया गया था WTO के लिए, मतलब दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड के लिए, अब उसका तो कोई रेलेवेंस रहेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि बाय नॉर्मलाइजिंग वर्ल्ड ट्रेड, ट्रम्प एनकरेजेस अदर कंट्री टू बाईपास द WTO। तो वही होगा, जब अमेरिका सुन नहीं रहा तो भारत क्यों सुने? भारत भी अपने हिसाब से करेगा, चाइना भी अपने हिसाब से करेगा, बाकी देश भी करेंगे। जिसके पास जो ताकत है वो उसका इस्तेमाल करेगा। क्या इससे दुनिया आगे बढ़ेगी? और भारत पे क्या होगा, इसको भी हमें सोचना होगा। इसीलिए इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई योर मार्केट्स एंड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी नॉर्म्स। अब आप कंपनी हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, अब बहुत बार आपको इंटरनेशनल क्वालिटी नॉर्म्स को लेकर दिक्कत आती थी, क्योंकि WTO कोडेक्स, इस तरह के बहुत सारे नॉर्म्स थे, इंटरनेशनल गाइडलाइंस थी। अब आपको लगता है कि आपके पास एक सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और आपके लिए कोई कंट्री है, अब आपको WTO गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप बायलैटरली जाइए, अरेंज कर लीजिए। भारत सरकार भी बीच में नहीं आएगी क्योंकि हमारे से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो देश भी बीच में नहीं आएगा क्योंकि उनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, मिल रहा है। आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उस हिसाब से मार्केट ढूंढ लीजिए। तो अब आपको एक इंटरनेशनल रूल ना करके 1-to-1 कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दूसरा, अब आपको कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा कि वो कहाँ और कितना माल किस रेट पे बेच रहे हैं। पहले आपको पता था कि वहां की कस्टम्स ड्यूटी क्या है। मान लीजिए किसी कंट्री ने कहा चाइना के दबाव में कि हम आपसे 10% लेंगे, भारत से हम 20% कस्टम ड्यूटी लेंगे, जैसा ट्रंप साहब ने अलग अलग देशों के लिए अलग अलग किया। उस समय फिर भारत सरकार का रोल इफेक्टिव हो जाएगा कि किस तरह से बायलैटरल अरेंजमेंट में हम अपनी जरूरतों को पूरा करें। फिर नॉन टैरिफ बैरियर उन देशों में क्या होगा, इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम इंटरनेशनल नॉर्म्स मानते थे, अब वो तो चलेगा नहीं।
तो आपको अपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए अपने अपने जो टारगेट मार्केट्स हैं उनके कानूनों को समझना होगा और फिर उनके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करिए और वहां के व्यापारी के हिसाब से आप उनको बेचिए। कुल मिला के स्थिति क्या है, जब मल्टीलैटरल सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आपको बाइलैटरल पे जाना होगा। अब सवाल इस बात का है कि बाइलैटरल में बड़े बाजार कौन से हैं। एक तरफ आपका कॉम्पिटिटर है चीन, दूसरी तरफ आपका कॉम्पिटिटर है अमेरिका। दोनों अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब भारत के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। बाकी हर देश अपने यहाँ पे आत्मनिर्भरता की बात करता है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार बढ़ेगा या श्रिंक होगा, पहली बात तो ये सोचनी होगी। और दूसरा, भारत इतना बड़ा बाजार है, यहाँ पे विदेशी कंपनियां आके सस्ते में माल बेचेंगी या भारत सरकार ट्रंप की तरह कोई यूनिलैटरल कदम उठाएगा। अब ये तो आने वाले दिनों में भारत सरकार की पॉलिसीज पे लगेगा। लेकिन स्थिति ये है कि अब जिस तरह से हम 25 साल में कानून से काम कर रहे थे, अब वो सब बदलेगा। क्या हम इस बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कंपनियां तैयार हैं? इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं? सरकारी डिपार्टमेंट तैयार हैं? अगर नहीं तो नुकसान बहुत हो सकता है, क्योंकि बाकी देश, चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देश, वो ज्यादा सक्षम है इस तरह का काम करने में। हमें अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में भारत की कंपनियों को क्या क्या करना चाहिए ताकि ट्रंप का जो प्रभाव है दुनिया के व्यापार पे, उसको मिनिमाइज किया जा सके? जो भी आपके सुझाव हों कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।